हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है एल्केजर 7 सीटर सिग्नेचर पेट्रोल। दोस्तों, एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गाड़ी पर वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर नहीं हूं। ये गाड़ी मैंने अभी 6 अक्टूबर 2024 को परचेज करी है और इसको परचेज करने से पहले 3 से 4 महीने जद्दोजहद थी कि कौन सी गाड़ी ली जाए और कैसे इस नतीजे पे पहुँचे। और मैंने इसके फ़ीचर्स पर एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो वही अपलोडेड है चैनल पर। और ये चैनल भी मेरी बेटी का है, क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के नाम से, जिसमें वो ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो बनाती है। तो हमारा मोटिव सिर्फ ये वीडियोज़ बनाने का इतना ही है कि जो लोग इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी एसयूवी लेना चाहते हैं, उनको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी। क्योंकि किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जब वो पहली गाड़ी अपनी एसयूवी लेता है, बहुत बड़ी बात होती है। और कई बार तो हम लोग लोन पर ही गाड़ी लेते हैं, तो इसलिए कोई गलत डिसीजन किसी का ना हो जाए। बाकी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें कई सारी चीज़ें थी, गाड़ी के फीचर्स के बारे में, गाड़ी के कलर के बारे में, गाड़ी के प्राइस के बारे में, वो सब चीज़ें भी मैं क्लियर करूँगा। और कैसे तमाम गाड़ियों को छोड़ते हुए हम आखिरी में इस गाड़ी तक पहुँचे और इस गाड़ी का रिव्यू अभी तक कैसा है। 250 किलोमीटर में चला चुका हूँ, 6 अक्टूबर को ये गाड़ी ली थी। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और मुझे नहीं लगता फिर कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगी। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। गाड़ी ले रहे हैं, ट्रिप्स तो करेंगे, दैट्स वाई बेटी के चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया तो इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड से स्टार्ट किया। चॉइस थी कि वो लेनी है, तो हम टोयोटा के शोरूम में गए। वहाँ 13 मंथ्स की वेटिंग चल रही थी, तो हम वैसे ही वापस आ गए कि भाई 13 मंथ्स की वेटिंग, तो 13 मंथ्स में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कितनी गाड़ियाँ लॉन्च हो जाती है, दिमाग ही चेंज हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। हमने उसको छोड़ दी। इसके अलावा मालूम करने पर यह पता चला कि जो हाइब्रिड गाड़ी होती है उसमें एक बैटरी लगती है और अगर वो बैटरी ख़राब हो जाए तो सिर्फ पेट्रोल से वो नहीं चलेगी। इट मीन्स आपको बैटरी चेंज करानी ही पड़ेगी। कंपनी की तरफ से आपको 8 साल की बैटरी की वारंटी मिलती है और कई बार उससे पहले भी बैटरी ख़राब हो जाती है और कई बार कंपनी से हमें क्लेम मिल भी नहीं पाता है। और चलो मान लेते हैं कि कम 8 साल आपकी बैटरी चली गई, तो 8 साल के बाद तो आपको उसे चेंज करना ही करना है। और बैटरी की कॉस्ट जब हमने मालूम करी तो उस समय पे हमको 4,75,000 रुपये बताई गई। तो आप सोचिए कि गाड़ी की कॉस्ट कहाँ बैठेगी, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में पहले ही आपको 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि बैटरी चेंज करोगे, फिर से अगर 5 लाख की कॉस्ट आ गई तो 11 लाख रुपए बढ़ गए। यानी होल लाइफ में गाड़ी की अगर 2 बार भी आपने बैटरी चेंज करी तो 9 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा और 6 लाख रुपए पहले के, तो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो 15 लाख रुपए का पेट्रोल थोड़ी ना बचा लोगे आप, तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता फिर। और ऐसा भी नहीं है कि माइलेज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। नॉर्मल गाड़ी अगर आपको हाईवे पे 17-18 दे रही है, तो जो हाइब्रिड गाड़ी होती है वो आपको 20-22 दे देती है। तो जो 4-5 किलोमीटर का आपको फ़र्क पड़ रहा है, वो आपकी जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और गाड़ी भी कॉस्टली थी, 36 लाख रुपीज़ आपको इनिशियली गाड़ी के लिए पे करने पड़ रहे थे। तो थोड़ा सा मूड चेंज हो गया और हाइब्रिड गाड़ियों से हमारा ध्यान फिलहाल के लिए तो हट गया, जब तक उसकी बैटरी की कॉस्ट कम नहीं होती। तो फिर माइंड में आ गया था कि भाई कुछ और ही देखना, हाइब्रिड नहीं देखनी है। सेकंड गाड़ी दोस्तों जो हमने देखी, स्कॉर्पियो एन का प्लान बना। किसी ने कहा, हमारे ब्रदर ने सजेस्ट किया कि भाई ऐसा है, वो गाड़ी अच्छी है। अब पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूं। देखो, हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 7 सीटर, कि 5 एडल्ट और 2 बच्चे कम से कम बैठ जाएं, या फिर छोटी हाइट के एडल्ट भी बैठ सकें। इतना हमें मिनिमम चाहिए था। तो इस रिक्वायरमेंट के चलते सेल्टॉस, ब्रीजा, क्रेटा ये सब तो वैसे ही बाहर हो गई। तो 7 सीटर गाड़ियाँ ही देखनी थी, तो स्कॉर्पियो एन में गए। अब स्कॉर्पियो एन में ये था, डीजल में भी थी, पेट्रोल में भी थी। तो इनिशियली तो ये था कि डीजल में लेंगे, एवरेज अच्छा मिलेगा। तो हमने स्कॉर्पियो एन देखी। उसमें थोड़ा बच्चों को पसंद इसलिए नहीं आई कि एक पैनोरामिक सनरूफ उसमें नहीं थी। हालांकि मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था, हमारी नीड पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन नीड उसमें पूरी नहीं हो रही थी। कैसे पूरी नहीं हो रही थी मैं आपको बता देता हूँ। जो उसकी लास्ट सीट है ना, थर्ड रो के पीछे ज़रा सा भी बूट स्पेस नहीं है। मतलब 5 लोग बैठेंगे, 2 बैग हैं तो आप रख नहीं सकते, आपको थर्ड रो फोल्ड ही करनी पड़ेगी। तो बेसिकली वो 5 सीटर बन जाएगी। अब जैसे मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, इसमें ऑप्शन है कि थर्ड रो को आपको फोल्ड करना है, तो 50-50 में फोल्ड कर सकते हो। यानी कि 6 आदमी बैठ गए और एक सीट आपने फोल्ड कर दी, तो उससे क्या है कि आप काफ़ी सामान फिर भी रख सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो में ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड रो जो उसकी है पूरी की पूरी ही फोल्ड होगी, यानी एक आदमी भी आप पीछे नहीं बैठा सकते। अगली बात जो उसमें बैठ करके हमने फील करी, वो क्या फील करी कि जो घुटने हैं वो पूरे मुंह पे लगते हैं थर्ड रो पे। मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैनेज किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। तो वो हमारे लिए बेसिकली 5 सीटर कार थी, जिस वजह से हमने उसको छोड़ दिया। दोस्तों, यूट्यूब पर हमने काफ़ी वीडियो देखे, नो डाउट उस समय काफ़ी जानकारियाँ मिली, लेकिन उतनी ही कन्फ्यूजन भी हुई, क्योंकि थंबनेल कुछ और, कंटेंट कुछ और फिर बहुत से वीडियोज ऐसे थे जो डीलर से रिलेटेड थे। डीलर्स के नीचे नंबर दिए रहते हैं, डीलर से कॉन्टैक्ट कर लो, साफ पता चलता है स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो होते हैं, ऊपर लिखा भी रहता है कई बार तो इंक्लूड्स प्रमोशन। तो कुछ पता नहीं चलता कि जो व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है गलत है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रेज हो जाती है। तो वही हमारे साथ भी था। तो लास्ट में हमारा डिसीजन यही था कि जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं इनको फिजिकली जाके एक बार देखते हैं, एंड देन वी विल डिसाइड कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो स्कॉर्पियो एन इस तरह से हमारी कैंसिल हो गई।
अब उसके बाद जो हमने गाड़ी देखी वो थी जीप मेरिडियन। तो जीप मेरिडियन जब हम देखने गए तो वहाँ पे फीचर्स काफ़ी कम थे, एडास भी नहीं था और प्राइसिंग पड़ रही थी 45 लाख ऑन रोड। हम जो अपना बजट लेके चले थे वो लेके चले थे 15 लाख टू 35 लाख। खैर चलिए वो भी मैनेज हो जाता, EMI ले लेते, लोन ले लेते, गाड़ी पसंद आने वाली बात होती है। लेकिन गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं था, एवरेज भी अच्छा नहीं था, माइलेज अच्छा नहीं था गाड़ी का, और ओवर प्राइस थी, तो वो तो हमने इसलिए छोड़ दी, ओवर प्राइस थी। इसके बाद दोस्तों हमने देखी फॉर्च्यूनर भी हमको काफ़ी ओवर प्राइस लगी, क्योंकि गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लुक वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन फीचर वाइज कोई फीचर नहीं है उसमें, और लगभग 50 लाख की वो गाड़ी हमें पड़ रही थी। तो वहाँ से भी हम हट गए कि भैया ये भी नहीं लेनी है। तब तक हमारा माइंड मेकअप हो चुका था कि मैं पेट्रोल में लेनी है, क्योंकि डीजल की कई सारी न्यूज़ हमने पढ़ ली थी, और वैसे भी NCR में केवल 10 साल तक की गाड़ी चलती है डीजल की, और अभी यही रूल बहुत सारी और जगहों पे भी और स्टेट में भी लागू हो रहा है, वैसा न्यूज़ में भी पढ़ा। तो अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं तो 5 लाख का डेप्रीशिएशन पर ईयर, उसके बाद गाड़ी आपकी स्क्रैप। तो ये ऐसा भी हम नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे कि भाई पेट्रोल गाड़ी होगी तो कम से कम 15 साल चलेगी, उसके बाद हमारे स्टेट में एक्सटेंशन का भी है, तो वैसा देखेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है जब एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी लेता है। तो चलिए ये फॉर्च्यूनर भी हमारी कैंसिल हो गई। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था सफारी का, हमने देखी टाटा सफारी। अब टाटा सफारी में क्या था, लुक वाइज ठीक थी, लेकिन जो पीछे का उसका लुक है ना थोड़ा ऐसे करके, वो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, जो भी फेसलिफ्ट आई है। बट आगे का लुक गुड लुकिंग है सफारी। और जब सफारी में हम बैठे तो सफारी में भी सेम इशू था, बूट स्पेस ना के बराबर और थर्ड रो ना के बराबर, मतलब ठीक है बच्चे बैठ जाएंगे उसमें, ऐसा है। अब चलो वो भी ठीक है, क्योंकि किसी भी गाड़ी की थर्ड रो उतनी अच्छी नहीं है, तो हमने उसको कंसिडर एक बार को करना चाहा, लेकिन वो भी पेट्रोल में नहीं आती, सिर्फ डीजल में आती है। और सेकंड, जिन लोगों पे हैं हैरियर सफारी, उनसे हमने थोड़ा सा परामर्श भी किया, तो उन्होंने बताया सर इसमें लैग बहुत है, सिस्टम स्मूथली काम नहीं करता, और ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठता है, ड्राइवर बैठता है, उसका पैर भी, घुटना भी नीचे टच होता है, वो भी इशू है। और सबसे बड़ा इशू जो हमने वीडियोज़ में भी देखा और लोगों से भी जाना, वो ये था कि उसकी ब्रेकिंग में सर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। और 31 लाख का टॉप मॉडल था उस समय पे जब मैंने मालूम किया। अब तो खैर थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 1-1.5 लाख 2 लाख का। तो वो सफारी भी हमारी कैंसिल हो गई। अब इसके बाद फिर हम आए XUV 700 पे। XUV 700 मुझे पसंद आ गई थी, मैं बुकिंग अमाउंट तक देने जा रहा था, लेकिन पहला फैक्टर जिसने रोका वही कि डीजल में नहीं लेनी, पेट्रोल में लेनी है। तो पेट्रोल में जो माइलेज आता है उसका वो 5 to 6 आता है, तो कुछ भी नहीं है लगभग। आप परेशान हो जाओगे, कितना तेल डलवाओगे, 2-4 बार तो आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपको भी लगेगा यार क्या ले लिया, ये एक हाथी पाल लिया है, उसे खिला नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब प्रैक्टिकल नहीं है 5-6 का माइलेज। तो एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि थर्ड रो फिर भी स्कॉर्पियो से ज़्यादा अच्छी है XUV 700 की, लेकिन बूट स्पेस उसमें भी ना के बराबर है, मतलब आप कुछ रख नहीं सकते, आपकी पीछे की सीटें फोल्ड ही होंगी। दूसरा जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है इससे काफ़ी कॉस्टली भी है, ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाती है 2450 की, इसके प्राइस को ब्रेकअप करके भी मैं आपको बताऊंगा। और XUV 700 आपकी जाती है, उस वक्त 31 की थी, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 29 लाख समथिंग के वो लोग दे रहे हैं, तब भी 5 लाख रुपये का फ़र्क है जो मैटर करता है। और दूसरा जो मुझे पता चला कि जिनके पास XUV 700 थी मेरे ही पड़ोसी हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा, तो सर्विसेज को लेके भी वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। देखिए आप एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसमें एडास लेवल 2 के फीचर हैं, इतने फीचर्स हैं कि क्या बताएं, 70-80 फीचर्स हैं। अब जब फीचर्स हैं तो प्रॉब्लम भी आएगी, प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सर्विस चाहिए ना, अगर आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती तो डब्बा बन के रह जाएगा। अब हर महीने में अगर 10 दिन गाड़ी जा करके सर्विस सेंटर पर खड़ी कर दें तो फ़ायदा क्या है। तो कहने का मतलब सर्विस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेकंड चीज़ थी माइलेज, और थर्ड चीज़ थी बूट स्पेस, जिसकी वजह से 700 भी कैंसिल हो गई। ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है इसको हमने कंसीडर ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने देखा ये गाड़ी अंडररेटेड है, तो इस गाड़ी का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो जब हम खूब परेशान हो गए कि लें कौन सी, तो सारी कैंसिल हो गई। इसके बाद हमने MPV सेगमेंट में गए, हमने MPV सेगमेंट देखना शुरू किया, एर्टिगा। अब एर्टिगा बच्चों को पसंद नहीं आई, क्योंकि 13 लाख में टॉप मॉडल आपको लगभग मिल जाता है उसका, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मैक्सिमम टैक्सी में चलती है और एक फील भी आपको SUV वाला तो बिल्कुल भी नहीं देगी। तो ये इशू था। बाकी अगर 7 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी की बात करो तो सिटिंग कैपेसिटी उसमें अच्छी है, और बूट स्पेस भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो अगर आपका ऐसा SUV फील वाला मैटर नहीं है और तो आप एर्टिगा में जा सकते हैं, एर्टिगा अच्छी गाड़ी है। इसके बाद हम लोग गए एर्टिगा के बाद XL6 में। XL6 में एक तो हमारी नीड इसलिए कम हो जाती थी क्योंकि वहाँ 6 सीट है, 7 सीट का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है। सेकंड जो उसमें वो स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन किया हुआ है ना, वो गड़बड़ है, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता, और वो बैटरी आपको कुछ समय के बाद रिप्लेस करानी पड़ती है, जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बनता है। तो ये चीज़ है। बाकी XL6 भी आपकी उसी कैटेगरी में आती है और आपको SUV वाला फील बिल्कुल नहीं देती, हालांकि गाड़ी अच्छी है और माइलेज भी आपको अच्छा दे देती है। तो अगर आपका SUV वाला ऐसा कोई खास कंसर्न नहीं है तो आप उसमें भी जा सकते हैं XL6 में। वो आपको 17 लाख लगभग ऑन रोड पड़ता है टॉप मॉडल। इसके बाद हम लोग गए कैरेंस में।
अब XL6 में और एर्टिगा में दोनों में हमें सनरूफ भी नहीं मिल रही थी, तो बच्चे बिल्कुल खुश नहीं थे। इसके बाद हम लोग गए कैरेंस में। जब हमने कैरेंस देखी तो अंदर से फील गुड गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और पीछे जो उसकी थर्ड रो है उसमें भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो किसी भी गाड़ी की सीट नहीं है, लेकिन बाकी SUV से बेटर है, आप वो थर्ड रो भी उसमें चलेगी। लेकिन अब वो प्राइस जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था कैरेंस में। और एक और चीज़ है, एक फैक्टर और है, माइलेज। अगर आप पेट्रोल में कैरेंस लेते हैं तो वहाँ लोगों का ये कहना है जिनके पास है कि भैया सिटी में कभी भी 7 से ऊपर का माइलेज आज तक नहीं दिया। पहली चीज़, जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है ये सिटी में 13 का माइलेज दे रही है। मैंने आपको बिल्कुल सिटी के ट्रैफिक में लाइव माइलेज लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, तो बहुत अच्छा माइलेज है। सेकंड जो रीज़न था, कैरेंस का जो टॉप मॉडल है वो 23 लाख का पड़ता है, ये टॉप मॉडल आपको 24,38,000 का पड़ा है, यानी 1.5 लाख का भी फ़र्क नहीं है। बट अगर आप फीचर्स में देखो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, पैनारोमिक सनरूफ उसमें नहीं आती, इसमें आती है। ड्यूल टोन इंटीरियर आपका इसमें आता है। 18 इंच एलॉय डायमंड कट व्हील इसमें आते हैं, उसमें टायर साइज भी आपको छोटा मिलेगा। 16 इंच के एलॉय व्हील आपको मिलते हैं। एडास लेवल 2 इसमें आता है, उसमें नहीं आता। अब आप एडास लेवल 2 को ले लो तो उसमें कितने सारे फीचर्स हैं, वो सारे आप मिस कर जाओगे। तो वो जो आप 1.25 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो वो जस्टिफाइड है इस गाड़ी के साथ कैरेंस के मुकाबले। और फिर कैरेंस एक MPV सेगमेंट की गाड़ी है। आपने देखा होगा एर्टिगा और कैरेंस सभी टैक्सी में चलाते हैं, बेस मॉडल ले लेते हैं टैक्सी में चलाते हैं, तो वो भी आपको फीलिंग अच्छी सी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो एर्टिगा और कैरेंस ही दिख रही हैं सारी टैक्सी में। तो अब ये भी हमारी 3 MPV में, मतलब हमारा मन नहीं लगा। फिर हमने अचानक से एक दिन सड़क पे गाड़ी देखी, Hyundai अल्काज़र, जो पुरानी वाली है। हमने कहा ये कौन सी गाड़ी है, तो इसके बारे में हमने सर्च करना शुरू किया नेट पे। तो ख़ास बात ये रही कि जितने भी हमने वीडियोस देखे या जितने लोगों से पता किया, एक भी हमको नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर कि उसका हेडलाइट इशू था, जो पुरानी वाली अल्काज़र है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस गाड़ी को देखने के लिए शोरूम में गए। एक गाड़ी खड़ी थी, देखने पे हमें काफ़ी प्रीमियम लगी, बैठ के हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, काफ़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने हमें बताया इसका फेसलिफ्ट जो है सितंबर में लॉन्च होने वाला है, आप एक बार उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों जब इसका फेसलिफ्ट आया इसने सब कुछ बदल दिया। अब इसका इतना ज़्यादा स्पोर्टी लुक हो चुका है, मैं देखो वीडियो में पता नहीं चलता, जब मैं गाड़ी लेके चलता हूँ ना तो लोग पूछते हैं, क्योंकि अभी गाड़ियाँ इतनी तो निकली नहीं है, 5-7 गाड़ियाँ निकली हैं अपने एरिया में। तो जब गाड़ी बाहर निकलती है तो लोग पूछते हैं कौन सी गाड़ी है, और जो लुक देती है आपको नाइट के टाइम, पीछे की लाइटिंग, मतलब गजब है। चलिए अब आ जाते हैं इसके कलर्स पे। तो जब हम फेसलिफ्ट हमने देखी तो हमने डिसाइड कर लिया था कि यही गाड़ी हमको लेनी है, क्योंकि फीचर वाइज एक भी फीचर ऐसा नहीं होगा जो इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। लुक वाइज गाड़ी बिल्कुल प्रीमियम लगती है। कंफर्ट, एक फैमिली मैन को क्या चाहिए होता है कि फैमिली बैठी है तो कंफर्ट हो। कंफर्ट लेवल गाड़ी का ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी चल रही है और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो कंफर्ट लेवल बहुत हाई लेवल है, और गाड़ी चलती है बिल्कुल रॉकेट के माफिक। मतलब आप जब इसमें ओवरटेक करते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रॉकेट छोड़ा गया है। तो दोस्तों गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल वर्जन मैंने लिया है, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें आता है, जिसमें बहुत असीम पावर है। मतलब हम तो खूब मज़े ले रहे हैं अभी, और गाड़ी से अब तक मैंने जो चलाई है सेटिस्फाई है। बाकी आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। 256 किलोमीटर लगभग मेरी गाड़ी है, 3-4 दिन में चली है, और अभी संडे को, नेक्स्ट संडे को फिर मैं इसे ट्रिप पे लेके जाने वाला हूँ। अब खैर बात आती है जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे कि सर इसमें एक का क्वेश्चन था आपने और कोई कलर क्यों चूज़ नहीं किया। देखिए मैंने सारे कलर कंसिडर किए हैं। ब्लैक आता है इसमें, एक नया ग्रीन कलर आया, रेड कलर में आता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि जो इन्होंने फेसलिफ्ट बनाई है ना, इसमें इन्होंने डिटेलिंग करी है। आगे की तरफ आप देखोगे पूरा फ्रंट चेंज हुआ, और जितनी भी डिटेलिंग है वो सारी ब्लैक कलर में। साइड्स की आप डिटेलिंग देख पा रहे होंगे, टायर के ऊपर देखिए पूरा ब्लैक फिनिशिंग है, रूफ में, पिलर्स में सारी ब्लैक फिनिशिंग है, और ऊपर से सनरूफ भी ब्लैक है। तो ब्लैक के साथ वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एटलस वाइट है इनका, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये लुक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और दूसरा, वाइट कलर में अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी दिखने में भी काफ़ी बड़ी दिखती है बाकी के किसी कलर से। आप कंपेयर कर लेना, ये गाड़ी खड़ी है इस कलर में, बाकी ब्लैक और ग्रीन कलर में कहीं पे भी अगर थोड़ी पुरानी है, क्योंकि देखो शोरूम पे तो चमकती हैं गाड़ियाँ, सारी अच्छी लगती हैं, बट जब रोड पे आती है ना, डस्ट भी होती है, सब कुछ होता है, उस समय पे इस पर तो डस्ट दिखेगी नहीं। और ये गाड़ी ऐसी लगेगी, बिल्कुल पीस लगेगी। और वो गाड़ियाँ आपको ऐसा लगेगा कुछ अलग से ही, मतलब लगेगा ही नहीं कि यही गाड़ी वो है। तो मतलब ये एटलस वाइट जो कलर है, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस मैंने जिससे भी सजेशन लिया शोरूम पे भी, उन्होंने कहा सर इससे बेहतर कोई कलर नहीं लगने वाला। और रियली अब मुझे अपने डिसीजन पे, अपनी चॉइस पर काफ़ी वो हो रहा है कि हाँ भाई मैंने एक सही चॉइस ली है। अब चलते हैं जो क्वेश्चंस आपके और थे इसके प्राइस को लेकर के। वैसे तो देखो थोड़ा बहुत तो सिटी टू सिटी डिफर करता है। मुझे जो गाड़ी पड़ी थी ये मेरे को पड़ी ऑन रोड 24,38,000 की। उसके बाद 14,000 मैंने एक्स्ट्रा पे करके इसकी 1 ईयर की वारंटी बढ़वाई थी, यानी एक्सटेंडेड वारंटी मैंने इसमें ली थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ एसेसरीज लगाई थी, जैसे इसका एक बॉडी कवर मैंने लिया था कार का, और प्रीमियम क्वालिटी में मैंने लिया था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक परफ्यूम लगवाया था,
और ये देख रहे हैं आप डोर पे सेफ्टी गार्ड लगे हुए हैं, ये सेफ्टी गार्ड लगवाए थे। और इसके अंदर मैंने 7D मैट लगवाई थी। तो ये सारा मिला के ओवरऑल मुझे 13,500 रुपये का पड़ा था। तो वही आप लगा लीजिए कि मेरे को 2470 के आसपास ये पूरा विद एसेसरीज गाड़ी पड़ी है। और इसके अलावा किसी एसेसरीज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप मॉडल है, सभी कुछ ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। चलिए बात जाते हैं माइलेज पे। तो जो सिटी के अंदर हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, मैक्सिमम तो मैंने अभी तक सिटी में ही चलाई है। तो सिटी में कभी भी इसने, चाहे कैसा ही ट्रैफिक हो, चाहे कितनी गाड़ी रोकनी पड़ रही हो, 10-11 से नीचे का माइलेज अभी तक नहीं दिया है। और जो ठीक ठाक माइलेज निकालती है सिटी में लगभग 13 निकालती है। और हाईवे पे मुझे पूरी उम्मीद है कि 17-18 इसमें कहीं नहीं गया। अभी संडे में मैं हाईवे में जाने वाला हूँ 200 किलोमीटर की ट्रिप पे, तो उसके बाद मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँगा। अब बात करते हैं इसकी थर्ड रो की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे थर्ड रो का बहुत कंसर्न था। तो इसकी थर्ड रो कैसी है? देखिए बहुत सिंपल है। थर्ड रो बिल्कुल ऐसी तो नहीं है जैसी आपको सेकंड रो मिलेगी, लेकिन इसकी थर्ड रो में बहुत सारी गुड क्वालिटी है। पहला तो थर्ड रो में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, ऊपर से आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और डेडिकेटेड आपको AC वेंट वहाँ पे मिले हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको वहाँ पे मिले हुए हैं। और दूसरा, अगर आप ये 7 सीटर वर्जन ले रहे हैं तो इसमें जो सेकंड रो है वो दोनों तरफ से टम्बल डाउन होती है, यानी किसी भी तरफ से आप एंट्री कर सकते हो और एंट्री स्पेस भी आपको बहुत बड़ा मिलता है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ इसके सेकंड सीट पे और थर्ड सीट पे, वो आप देखना। तो बहुत बड़ा स्पेस मिलता है कि एंट्री में और बाहर आने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करते हैं हेडरूम की। हेडरूम इतना सफिशिएंट है, जैसा सेकंड रो में वैसे ही थर्ड रो में। इसके अलावा आप अगर XUV 700 या सफारी को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे हेडरूम ना के बराबर आपको मिलता है, सर लगभग टकराता है ऊपर। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने बिठा के भी दिखाया था, आप देखना उस वीडियो को। अब बात करते हैं कि थर्ड रूम में जो इसका नेचुरल लेग स्पेस है, लेग रूम है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो मिडिल वाली रो है उस रो को मैन्युअली आप कितना भी आगे स्लाइड कर सकते हो, कितना भी पीछे स्लाइड कर सकते हो। यानी अगर थर्ड रो में आपका लेग रूम कम है तो आप उसको 6 इंची आगे बढ़ा सकते हो, 5 इंची आगे बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसी जो आगे वाली सीटें हैं उसमें क्या है, इसमें मेमोरी फंक्शन है। जैसे ड्राइवर बैठेगा सीट आगे चली जाती है और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, तो पीछे वैसे भी लेग रूम काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। जो को पैसेंजर सीट है उसमें क्या है, बोस मोड है, तो बोस मोड से उसको भी आगे भेजा जा सकता है। यानी सेकंड रो का जो स्पेस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, थर्ड रो का स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत स्लाइड है, फुल्ली स्लाइडेबल आगे पीछे। तो यानी अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो सीटिंग का लेग रूम है उसको मैनेज कर सकते हैं। और क्या चाहिए भाई आपको? और दूसरी बात है, जो बाकी गाड़ियाँ स्पेशली स्कॉर्पियो एन, उससे कई ज़्यादा बढ़िया इसकी थर्ड रो मेरे को लगी पर्सनली। तो मतलब थर्ड रो भी ऐसी है कि अगर एक एडल्ट भी बैठा है और उसकी हाइट 5.5 फीट है तो बड़े आराम से बैठ करके इसमें चला जाएगा। दूसरा, इसका जो व्हील बेस आप देख रहे हैं ना, व्हील बेस होता है दोनों टायर के बीच का स्पेस, इसी से अंदर की जो कंफर्ट होता है और कितनी आपको जगह मिल रही है वो डिपेंड करता है। ये जो इसका व्हील बेस है ये इसकी कॉम्पिटिटर गाड़ियों से बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। आप नेट पे चेक कर लेना। तो बात वही है, आप लोग क्या करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं। मैं भी यही करता था, डायमेंशन चेक करता था। और डायमेंशन की बात करो तो इसकी डायमेंशन लगभग XUV 700 जैसी है। इसकी है 1496 और उसकी है 15 समथिंग 2025 ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है डायमेंशन में भी। और व्हील बेस उससे बड़ा है इसका, तो इसीलिए इसके अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से किया जा सका है। अभी क्या है, ये अंडररेटेड कार है एक्चुअली। हमारे यहाँ पे क्या है, भाग दौड़ है, भेड़ चाल है, जो एक ने लिया लोग उसके पीछे भागते हैं, कभी भी खुद से एक्सप्लोर नहीं करते। और अभी मैंने जितने भी इसके वीडियो देखे, पता नहीं क्या क्या मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ें लोग बोलते हैं। और मेरे उस पर भी कई नेगेटिव कमेंट आए, अरे भाई आप एक बार गाड़ी लो, चलाओ, बैठ के देखो, उसके बाद आप कह सकते हो ना। अब कोई भी चीज़, एक मिठाई है, उसको मैं आपको खिला दूँ कितनी मीठी है, क्या बोलोगे जब तक खाओगे नहीं? बोला हाँ बहुत मीठी है, लेकिन जब खाओगे तब एक्चुअल में पता चलेगा ना मीठी है कि कड़वी है। बिना खाए मत बोलो यार, पहले जाओ ट्राई करो गाड़ी को। इसी तरह से मैंने MG हेक्टर भी बीच में ट्राई करी थी, वो तो बिल्कुल आउट ही थी, क्योंकि एक तो माइलेज भी उसमें नहीं था और थोड़ा सा एक रिलायबिलिटी भी नहीं आ पा रही थी MG हेक्टर, तो वो तो बिल्कुल हमने आउट ही कर दी थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया ही नहीं। तो अब इन शॉर्ट इस पूरे वीडियो का सार ये बनता है कि भैया अगर आपको SUV फैक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप जा सकते हो XL6, कैरेंस या फिर अर्टिगा में। और अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली SUV चाहिए कि बैठ के आपको लग्जरी फील भी आए, आपका कंफर्ट लेवल भी बहुत उच्च लेवल का हो, ऊपर आपको एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी मिले, फीचर की कोई कमी ही ना हो, और जब गाड़ी रोड पे चले तो लुक वाइज हर एक व्यक्ति उसको देख के पूछे हाँ भैया कौन सी गाड़ी है। और फॉर्च्यूनर वाले भी देख रहे थे भैया कौन सी गाड़ी आ रही है आगे, तो वो चीज़ होनी चाहिए। एक रोड प्रेजेंस अच्छा होता है गाड़ी का तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली जो नई एल्केजार आ रही है, अगर आप इसको एटलस वाइट कलर में ख़रीदते हैं तो इसका रोड प्रेजेंस अलग ही है। अब बाकी देखो, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी नीड होती है, वो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग बोले ना ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं आती, वो वाली गाड़ी पसंद आती है, तो वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट सिंपली अगर आप XUV सफारी में जाते हैं तो उनसे ये गाड़ी आपके 5 लाख रुपए बचाती है। और स्कॉर्पियो एन का प्राइस लगभग इस गाड़ी के प्राइस के बराबर ही है, 26 लाख का उसका टॉप मॉडल पड़ता है, और अभी थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यही प्राइस पे आपको स्कॉर्पियो एन मिलती है। बट मैंने आपको बता दिया बेसिकली वो 5 सीटर कार ही है,
और ये जो कार है ये आपकी 7 सीट की नीड को काफ़ी हद तक पूरा कर देगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा आपको लिए वो लाऊंगा इसकी 2nd रो और 3rd रो बिल्कुल डिटेल में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रह जाए। ठीक है, तो हम वाले यूट्यूबर तो है नहीं, हमने तो बस एक गाड़ी ली है, इसके बारे में आपको सब कुछ बताना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाकी हमारे ट्रिप्स वाले वीडियो भी देख लेना, बेटी का चैनल है, थोड़ा सा ग्रो होगा, आप लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा कार का एक्सपीरियंस है उससे आप सब लोगों को मदद मिलेगी। गुड बाय।